हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिराज अहमद अपने चैनल टेक राज मिराज के माध्यम से आप लोगों को नई नई वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं, जिसमें आज की हमारी वीडियो जो है एसआईआर से संबंधित। जो पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी कठिनाइयां चल रही, परेशानियां चल रही हैं, लोग हलाकान परेशान हैं, इधर उधर भाग रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट को राइट कराने के लिए। तो उस टॉपिक पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको कि सबसे बड़ी बात बताएं कि हम सभी लोग ये गलतियां खुद की हैं कि समय समय पे अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं कराते हैं, बिल्कुल लापरवाही करते हैं। किसी का 1995 में पहचान पत्र बना है तो 1995 का ही लेकर टहल रहा अभी तक। किसी का 2003 में बना है तो 2003 का लेकर चल रहा, कुछ 6 में बना तो 6 का। जब बन गया अपने आप फ्री में तो हो गया, कोई उस पर पैसा नहीं खर्चा करना चाहता, ना ही गहराई से उस पर ध्यान देना चाहता है। दोस्तों बताएं, जमाना है डिजिटल का, और डिजिटलाइजेशन के लिए, डिजिटल का सारा काम होने के लिए आधार कार्ड बेस बनाया गया है। आधार कार्ड से हर एक चीज़ आपका लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आधार से डेटा मैच होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आय, जाति, निवास, डीएल, आरसी, बैंक, जितना भी है, यूडीआईडी कार्ड, इन्हीं की गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटीज है सब कुछ आधार से ही लिंक होके चल रही है। क्योंकि आधार से एक ये फायदा है कि कोई भी चीज़ आप दूसरी सेम नहीं बनवा सकते हैं। अगर आपने एक बार आधार से पैन बनवाया, दूसरा पैन नहीं बन सकता। एक बार पासपोर्ट बनाया, दूसरा पासपोर्ट नहीं बन सकता। एक बार अपना बर्थ बनवा लिया, दूसरा बर्थ नहीं बन सकता। मतलब आधार का इस्तेमाल करके जो भी चीज़ आप बना लेंगे दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि आधार ही दोबारा नहीं बनता, इसलिए उसको अटैच करने से कोई चीज़ दोबारा नहीं बनती है। तो दोस्तों आपको बताएं, एसआईआर के जो मूल कारण है, जो परेशानियों के, उसमें मूल कारण यही है कि जितने भी लोग हैं जो बेचारे पढ़े लिखे कम हैं, लेबर तबके के लोग हैं, वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, या फिर ज़्यादा बिजनेसमैन हैं, बिजी रहते हैं, इनके पास समय नहीं है, तो वो भी परेशान हैं। तो दोस्तों आपको सजेशन दे रहा हूँ कि बिल्कुल परेशान आप लोग ना हों। जो परेशानियों का कारण बना है उसको आप सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें, परेशानी से ज़्यादा ना लें उसको। तो आपको करना क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं कि जो एसआईआर का फॉर्म, ये फॉर्म आप लोग को घर घर मिला हुआ है। ध्यान देखिए, इस फॉर्म को भरना कैसे है आपको ये बताएंगे, और साथ ही ये बताएंगे कि आपको भरने का तरीका किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अपने फॉर्म को जब आप भरें तो पहला स्टेप इसमें जो है जन्म तिथि का है। उस जन्म तिथि और आधार संख्या, फिर मोबाइल नंबर, फिर पिता विभाग नाम, जो भी है इस फॉर्म में ध्यान देखिए। यहाँ पे आपको अपना नाम, जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। कैपिटल लेटर में छोटे छोटे, कैपिटल लेटर में छोटे छोटे लेटर लिखने हैं आपको, और ध्यान रहे हिंदी और इंग्लिश साथ में लिखें। जो जानकारी आप दें बिल्कुल सटीक दें, यूं ही ना भर दें, ठीक है। अगर आपका डेटा यहाँ पे कैपिटल लेटर में सब भर लेते हैं, और अगर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है आपका, तो आप यहाँ भरेंगे। ठीक, ध्यान रहे क्रास वाले में, ये वाले में भरेंगे 2003 में। और अगर आपका डेटा नहीं है तो अपने पिता का यहाँ भरेंगे। ठीक, इसके अपने वाले नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पे आधार संख्या, भाग संख्या और निर्वाचन क्षेत्र संख्या और आपका क्रम संख्या, इसको लिखने के लिए ध्यान रहे 2 या 3 की वोटर लिस्ट से ही देखकर लिखें, ऐसे ना लिख दें। दूसरी बात, एक अहम जानकारी देना चाहते हैं आपको। मैंने इस फॉर्म को पीछे को एडिट करके कलर कर दिया है आप लोग को दिखाने के लिए कि एक हिस्सा फॉर्म का, जो आपका एमोरेशन फॉर्म है, उसके पीछे कुछ नोटिस लिखी हुई है। आधा पेज जो पिंक कलर का है, ये एक अलग रूल है। जो उनका 2 या 3 वोटर लिस्ट में नाम है उनके लिए है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको हम बताएं बारीकी से। तो चलिए सुनिए कि पीछे लिखा क्या है। आप लोग बिल्कुल भी हम समझते हैं 90% लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिसके बिना पे इधर उधर भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो आपको हम पहले बताते हैं कि क्या लिखा क्या है इसमें। इसमें यह लिखा है कि निर्वाचक एचटीटीपी मतलब वेबसाइट पर विगत विशेष प्रमाण परीक्षण निर्वाचक नामावली में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं। अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं और गणना प्रपत्र में विवरण उपलब्ध करा सकते हैं।
अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। निर्वाचक नामावली में अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम दे सकते हैं और उनका गणना प्रपत्र विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। सहायता के लिए निर्वाचक संबंधित बूथ लेवल अधिकारी संपर्क कर सकते हैं। जो परेशानियां हैं आपके फॉर्म में यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे ही लिखा हुआ है बीएलओ नंबर, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो लोग अपने फॉर्म को सही से नहीं भरेंगे तो अधिकारी राष्ट्रीयकरण अधिकारी उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा जिनका गणना प्रपत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगण पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता। यानी जिन लोग का फॉर्म सही मैच नहीं कर रहा है या उपलब्ध नहीं है, क्या 2003 की वोटर लिस्ट या डेटा मैच नहीं कर रहा है, उन लोगों को नोटिस जारी करी जाएगी और वो नोटिस आप तक पहुंचेगी और उसको आपको जवाब देना होगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि रूल्स इसमें क्या क्या दिया है। यदि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म हुआ है, यदि 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो तो अब क्या करना है, नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं जिससे जन्म तिथि और या जन्म स्थान का पता चलता हो। दूसरा है, यदि 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है। आप समझिए 87 या 2004, 87 3 90 10 और 4, यानी कि मतलब कि आपका पूरा हो गया 87 3 90 13 13 4 17 साल, 17 साल यानी कि 18वें साल में। 17 साल का मैटर अलग है। ठीक है, इसमें जो दिया गया है कि नीचे दी गई सूचियों में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जो जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाणित करता हो। ठीक है, तीसरा दिया गया, नीचे दी गई सूची में पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जिनमें जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करता हो। तो आप जो 87 से पहले पैदा हुए हैं, भारत में जन्म हुआ है जिनका, उनके लिए है कि वो अपना डेटा दें और साथ ही अगर उनके पास खुद का 2 या 3 में लिस्ट में नाम है तो अपना 2 या 3 में वोटर लिस्ट में यहाँ पे भरें अपना डिटेल, यहाँ पे अपना भरें और फिर यहाँ पे फिर अपना भरें 2 या 3 का। जो लोग इसके बीच के हैं जिन्होंने वोट नहीं, उस टाइम 2 या 3 वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने आपको फॉर्म को ये हिस्से को भरेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ नीचे वाले हिस्से को, यहाँ वाले को, इसमें पिता का डिटेल डालेंगे। ठीक, तो चलिए अब आपको बताते हैं। अगला है 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म हुआ हो तो 2 दिसंबर 2004 में जो जन्म हुआ है तो नीचे दी गई सूची के उपलब्ध स्वयं के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करता हो। कुल मिला के जन्म तिथि या जन्म का स्थान प्रमाणित करता हो, कुल मिला के गवर्नमेंट को ये चाहिए। ठीक है, तो आपको बताएं कि 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर जिसका जन्म हुआ है उसको कुल मिला के बर्थ सर्टिफिकेट जारी कराना पड़ेगा। अगर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ना, तो सबसे अच्छा प्रूफ वही है, उसमें जन्म भी लिखा होता है, जन्म स्थान भी लिखा होता है और एक बार में वेरीफाई भी हो जाता है। तो आप लोग जो 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, 60 साल 70 साल, आप लोग कतई परेशान ना हों। अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, ना दौर था, तो आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कौन करेगा कि आप वाकई इस वक्त पैदा हुए, गारंटी कौन लेगा, उस वक्त ना पढ़ाई का भी दौर नहीं था। तो जितने बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, उनको जन्म प्रमाण पत्र की फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं है SIR में। जो मेन आवश्यकता है वो है कुल मिला के आपको 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए, उनका तो बर्थ ही कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि वो लोग अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो उनका फिर नागरिकता वाला मैटर फंसेगा। अब आपको बताएं कि जो सरकार आपको फॉर्म भर के देंगे, उस फॉर्म में जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम आपको बताने के लिए, एक्चुअली वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, लोग स्किप करके भाग जाते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो ये एब्रेशन फॉर्म है ये है बहुत आसान और बहुत ही कठिन है। आसान है सिर्फ देखने में, भरने में, लेकिन इसके पीछे गहराई कितनी है उसका नाम ही है गहन पुनरीक्षण, यानी गहराई से इसका पुनरीक्षण करा जा रहा है
तो उसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। तो इसलिए आप गहन मतलब गहराई से, तो गहराई से आपको फॉर्म को लेना भी है और फॉर्म को पूरा कंप्लीट भरना भी है। ध्यान रहे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जो भी डिटेल दे रहे हैं सब मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच करेगा तो जाहिर सी बात आपके घर नोटिस आ जाएगी, और नोटिस आने का मतलब आप समझते हैं कि आपको जवाब देने के लिए आप तैयार रहें, फिर आप अपना काम छोड़ के सिर्फ जवाब देने के लिए ही तैयार रहेंगे। ठीक है। और आपको बताना चाह रहे थे कि एसआईआर के फॉर्म के लिए एक स्पेशल आउट भी निर्देश देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड ही फोटो इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में वाइट बैकग्राउंड फोटो का ही इस्तेमाल किया जाता है। अदर फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें आपका कान कटा है कि नहीं कटा है डार्क बैकग्राउंड में नहीं शो होता है। आप गंजे हैं कि नहीं गंजे हैं, बाल डार्क बैकग्राउंड में बाल का अक्सर मिक्स हो जाता है फोटोकॉपी और स्कैनिंग करते वक्त। मान लो ब्लैक या डार्क ब्लू है तो दिक्कत करता है। प्लस दूसरी बात, आप टोपी वाली फोटो ना यूज करें, क्योंकि लोग समझते हैं टोपी लगाने से क्या मतलब है यार, टोपी लगी तो नहीं है। यकीन मानिए कि हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं होता। आप लोग दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। टोपी जो होती है आपकी, वो गंजापन को छिपा लेती है। अगर कोई गंजा है टोपी लगाता है तो गंजा आदमी गंजा नहीं दिखता है, उसकी शक्ल बदलावट थोड़ा चेंज हो जाती है। इसलिए टोपी को लगाना मना किया जाता है। कोई भी धार्मिक टोपी या स्टाइलिश टोपी, कोई टोपी के मान्य नहीं है। दूसरा है चश्मा। आप चश्मे को हो सकते हैं, हम तो लगाते हैं हमेशा पावर का, बिल्कुल कतई ना लगाएं। फोटो खिंचाते वक्त अपनी पहचान को एकदम स्पेशल बनाएं और चश्मा हटा के ही फोटो खिंचाएं। चश्मा लगाने के बावजूद भी जो रिफ्लेक्शन होता है उससे नहीं दिखता कि आप अंधे हैं नहीं है। कभी कभी एक आंख डिस्टर्ब दिखती है, टेढ़ी दिख रही है, धुंधली दिख रही है, तो हो सकता है आपकी आंख डैमेज हो, यही आपकी पहचान हो। तो इसलिए आप चश्मा लगा के फोटो ना खिंचाएं। जो औरतें दुपट्टा बांध के या क्या बोलते हिजाब बांध के खींच रही हैं, ऐसे फोटो आ रही है एकदम ऐसे पतला सा, ये यहाँ से चढ़ा हुआ, कतई ना फोटो खिंचाएं ऐसा। फोटो खिंचाने के टाइम ध्यान रहे कि पूरा चेहरा खुला रहे, यहाँ तक कि हो सके तो अपना इसे कान को भी साफ करके फोटो खिंचाएं, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए। ठीक है, ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। दूसरी बात, फॉर्म भरने में कैपिटल लेटर में इंग्लिश में साफ साफ अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ बहुत बारीकी से साफ साफ लिख दें, और साथ ही हिंदी भी लिख दें। इतनी जगह है इसके अंदर फॉर्म में, इस फॉर्म में इतनी जगह है कि हिंदी भी लिख दें, इंग्लिश भी लिख दें, दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। एक सबसे बड़ी बात और अहम बात बताएं आपको कि फॉर्म जो है जितने भी लोग भर रहे हैं, जितने भी हाथ से भर रहे हो या फिर ऑनलाइन भर रहे हैं, कह तो रहे हैं हमने भर लिया, लेकिन हमें लग रहा है कि 90% लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। 90% लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो चाहे एलिजिबल हो या ना हो, यानी पढ़े लिखे हैं या नहीं हो, वो भर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आपका वोटर आईडी जब आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, मोबाइल नंबर लिंक होगा, डेटा मैच करेगा, तभी सबमिट होगा फॉर्म। क्योंकि सबमिट डिफरेंट पाएगा, वो रिजेक्ट मार देगा। आपने अपना फॉर्म भरा और बीएलओ को दे दिया, बीएलओ साहब ले आए अपने पास रख लिए, उनके पास तो जबरदस्त ऐसे ही इतना काम है, फिर वो बेचारे जब ऑनलाइन करते हैं तो वो रिजेक्ट कर देगा। अब बताइए कि आपको कितनी बार कॉल करेंगे, किस किस को कॉल करेंगे, इतने ज्यादा लोग हैं, किसी को अगर फोन उठा के कॉल किया जाए तो भाई 5 मिनट टाइम लग जाता है। अब उनके पास 1000 फॉर्म है, क्या 5000 मिनट उनके पास टाइम है? उनको समय पे काम करना है, तो जाहिर सी बात है आपका फॉर्म रखा रह जाएगा और आपका एसआईआर फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आप सिर्फ धोखे में रह जाएंगे। तो बेहतर होगा अपना अपना एसआईआर फॉर्म खुद ऑनलाइन अगर नॉलेज है तो करें या करवा लें कहीं से। दूसरी बात है कि अगर आप अपने बीएलओ को दे रहे हैं तो उनसे एक बार जरूर पूछ लें कि सर मेरा सबमिट हो गया या नहीं हो गया। अब रही बात, ये पूछने के लिए आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि आपकी वोटर आईडी आधार कार्ड से बिल्कुल मैच करती हुई होना चाहिए। अगर मैच नहीं करती है तो बिल्कुल भी समझ लीजिए एफआईआर आपका नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, 7 फरवरी 2026 को नई वोटर लिस्ट जारी होने जा रही है। उस नई वोटर लिस्ट में आप लोगों का नाम एकदम सही होना चाहिए, बिल्कुल राइट होना चाहिए, आधार से मैच करता हुआ। क्योंकि अगला एसआईआर जब होगा 15 साल, 20 साल, 10 साल बाद जब भी गवर्नमेंट करेगी, तो जैसे आज हमसे 2003 का डेटा मांगा जा रहा है, आप अपने माँ बाप का दीजिए, ऐसे ही हमारे बच्चों से 2026 का डेटा मांगा जाएगा। 2025 में हो रहा, लेकिन लिस्ट जारी होगी 2026 की, तो वो 2026 का आपसे डेटा मांगेगी कि पिछले एफआईआर 2026 में जो हुआ है उसकी लिस्ट में अपना डिटेल दिखाइए।
तो लिस्ट में जैसे आज हमारे 2 या 3 में लिस्ट में माता पिता का नाम गलत निकल रहा है ही नहीं है, तो ऐसे हमारे साथ अगली बार ना हो, इसलिए हम लोग जागरूक हो जाएं और अपनी वोटर आईडी को एकदम राइट करा लें और वोटर लिस्ट में 7 फरवरी आने वाली डेट को उससे पहले पहले हम रेडी हो जाएं, और ताकि हमारे 7 फरवरी को मेरा भी नाम उसमें वोटर लिस्ट में जुड़ जाए और राइट जुड़ जाए, ताकि फ्यूचर में हमारे बच्चों को काम आवे। इसलिए आप लोग बहुत गहराई से इस बात को समझें और हमारी बात को जो बताया उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपको एक दिन टाइम सबको निकालना है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो भी अपना काम छोड़ें, इस फॉर्म को ध्यान से भरें और भरने से पहले इसकी फोटोकॉपी ब्लैंक फोटोकॉपी करा के रख लें, और गलती अगर कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, भरा हुए फॉर्म को फोटोकॉपी करा के रख लें, पिछली बार काम आएगा ये, ठीक है ना। पिछली बार मतलब कभी फ्यूचर में काम आएगा कि हाँ SIR में मेरा नाम आया था और ये फॉर्म आया था मेरे पास, ठीक है। और अपने माता पिता की जो वोटर लिस्ट 2 या 3 निकलवा रहे हैं उसको भी निकाल के रख लें, क्योंकि हमेशा 2 या 3 की वोटर लिस्ट नेट पे आपको नहीं मिलेगी। फिलहाल तो है, कब तक है इस बात की गारंटी नहीं ना, कब नेक्स्ट चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए, इसलिए आप अपना प्रिंट निकलवा के अपने फैमिली के डिटेल के लिए अपने पास रख लें। दूसरी बात यह है कि जो भी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस फॉर्म को आप रिसीविंग BLO से ज़रूर ले लें। इसलिए ले लें कि आपने तो अप्लाई किया, आपने अप्लाई कर दिया, BLO साहब आपको दिए और आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन क्या सबूत है कि आपने किया? उसके लिए यहाँ पे BLO की साइन होगी नीचे, और ऊपर आपकी साइन होगी यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे आपकी साइन होगी, नीचे BLO की साइन होगी, ठीक है। BLO से साइन करा के रिसीविंग अपने पास सभी लोग रख लें, पूरी फैमिली का जो बालिग हैं, ठीक है। और अगर आपका बच्चा 18 साल का हो गया है या जस्ट होने वाला है तो बिल्कुल लापरवाही ना करें, फॉर्म 6 भरें और वोटर आईडी अपनी बनवा लें। अब अगली बात और बता दें कि जब आप वोटर आईडी बनवाने जा रहे हैं तो वोटर आईडी बनवाने में एक बहुत बारीक बात है, अगर आपके नाम के आगे डॉट लगा हुआ है, मोहम्मद के बाद अक्सर डॉट लगा हुआ लोगों का, MO डॉट लगा है या फिर MD डॉट लगा है या MHD डॉट लगा है, तो हमें मुसलमानों में काफ़ी ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो होता है MHD लिखा जाता है, MHD के शॉर्टकट की वजह से ही हम परेशान होते हैं, डॉट लगाने की वजह से परेशानियों में आ रहे हैं। तो इसलिए डॉट को हम लोग हटवाएंगे पहले, पैन कार्ड को से लगा के या वोटर आईडी लगा के या पासपोर्ट लगा के, जिसके बाद जो प्रूफ हो वो सब आधार सेंटर जाके डॉट को हटवा लें। डॉट हटाने के बाद अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा लें और आधार में, उसके बाद अपनी वोटर आईडी अपडेट करा लें। जिन लोगों के पास बड़ी वोटर आईडी है 2003 वाली या 1995 वाली और बड़ी वाली, या फिर अभी 2006 वाली हरी वाली प्लास्टिक वाली, या 2016-15 वाली जो है, सब बदल के प्रेजेंट टाइम जो डिजिटल वोटर आईडी आ रही है, बेड़े में आ रही है एकदम आधार के जैसे स्मार्ट, वो वोटर आईडी अपडेट करा लें। और ध्यान रहे हर चीज़ एकदम राइट रखें उसमें, नहीं तो आगे आने टाइमों परेशान काफ़ी होंगे। और रही बात दोस्तों, अब हमारे पास समय की अभाव बहुत ज़्यादा है, SIR के बिना भी काफ़ी भीड़ चल रही है, दिन भर पब्लिक परेशान है, उनका साथ देने के लिए उनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो इतनी ढेर सारी बातें आपको बता दी, वीडियो जरूर लंबी हो गई, लेकिन हमें समझ में आता है कि यार काफ़ी आप लोग को समझ में आ गया होगा और जो अहम बातें थी वो बता दिया है। अब रही बात फॉर्म भरें कैसे, उसके लिए हम इसी वीडियो में अभी इसके बाद थोड़ी सी वीडियो छोटी सी दूसरी हम डाल दे रहे हैं, ठीक है, कि फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। अगली वीडियो में बनाएंगे और देख लीजिएगा आप लोग। एक फॉर्म शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं, दूसरी हम सिर्फ फॉर्म भरते हुए वीडियो दिखा देंगे आपको एग्जाम्पल की कैसे भरना है, ठीक है। जब तक के लिए आप हमारे चैनल की अगली वीडियो देखने की इंतजार करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियो जो भी बनाएं आप तक पहुंच जाए। जब हमारे पास समय होगा तो अगली वीडियो हम जरूर फिर बना के आप तक पहुंचाएंगे और नई जानकारी के साथ। और अगला जो SIR में संबंधित कोई समस्या आ रही है या कोई चीज़ अगला कुछ आएगा जानकारी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब कोई कमी लगती है तो आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या ज़्यादातर मोस्टली आप लोग हमको जानते हैं लोकल में यहाँ पे, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।